गुड मॉर्निंग बच्चों। आज चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पर बात करते हैं हम। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इन दिस चैप्टर विल टॉक अबाउट different genetic disorders, their basis, Mendel's work on genetics, Mendel's laws, 3 laws, law of dominance, law of segregation, law of independent assortment. So first we talk about the terms genetics, inheritance and variation. Genetics is the branch of science which deals with inheritance. Inheritance means process of transferring traits from one generation to the next. So genetics deals with the inheritance as well as the variation of characters from parents to offsprings. पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स में वेरिएशन आते हैं, चेंजेस आते हैं, उसका बेसिस क्या है, और इनहेरिटेंस, हाउ इट हैपन्स, inherited, how the traits are inherited and how the variations are occur. These all are studied in branch of science or biology that is called genetics. Mendel, Gregor John Mendel is called father of genetics. Second term is inheritance. It is the process by which characters are passed on from parents to progeny or offsprings. Parents से बच्चों में characters किस तरह से पास होते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, इनहेरिटेड ट्रेट्स. नाउ वेरिएशंस मतलब पेरेंट्स में जब गैमिट फॉर्मेशन होते हैं, सो गैमिट फॉर्मेशन के समय क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, और फर्टिलाइजेशन के समय सेक्सुअल प्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमिट फ्यूज होने के बाद द क्रोमोसोम्स again get diploid condition, but 50% from the male parent and 50% rest from female parent. So the traits of both the parents inherited into the offsprings, and this brings variations or changes. Also during meiosis, crossing over occurs that forms the basis of variations in the zygote or the next generation or progeny. So progeny differ from parents, and that degree by which they differ is called variation. Now important topic is Mendel's law of inheritance. Gregor John Mendel conducted hybridization experiments on garden pea for 7 years, 1856 to 1863, and proposed laws of inheritance. Mendel conducted artificial pollination and we can say cross pollination experiments using several true breeding pea lines. True breeding pea lines. A true breeding pea lines means is one that having undergone continuous self pollination for several generations. एक प्लांट पाइसम सेटाइवम पी का प्लांट है, मान लीजिए मटर का प्लांट है, वो प्योर लाइन कब बोलेंगे, जब उस प्लांट को हमने देखा कि वो टॉल है. ठीक, इसका मतलब टॉलनेस का उसमें जीन है. उसको अगर 4-5 जनरेशन तक बार बार उगाया, एक बार प्लांट उगाया, उससे सीड्स बने, सेल्फ पॉलिनेशन करा के, और उन सीड्स को फिर से ग्रो किया, फिर एक प्लांट बना, वो भी टॉल है, उससे सीड कलेक्ट किए, सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं बार बार, उसी प्लांट के पॉलन उसी प्लांट के स्टिग्मा पर शेड किए जाते हैं. 4-5 जनरेशन तक अगर उगाने से वो टॉल है, इट मीन्स इट इज़ प्योर टॉल. अदरवाइज किसी न किसी जनरेशन में ड्वार्फनेस का भी ट्रेट एक्सप्रेस होता, राइट. सो उसको बोलेंगे ट्रू ब्रीडिंग लाइन. मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज, 14 varieties, मतलब 7 pairs, as pairs which were similar except for one character with contrasting trait. वो एक जैसे थे, बट
उनमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स में डिफरेंस था। जैसे एक पेयर हो गया टॉल एंड शॉर्ट, एक पेयर हो गया राउंड सीड और रिंकल्ड सीड। इस तरह से कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स बनाइए और 7 पेयर्स बनाए या 14 टोटल ट्रेड्स पर वेराइटीज़ पर उसने काम किया और अपने लॉज दिए, उनमें क्रॉस पॉलिनेशन कराया, डिजायर्ड क्रॉस पॉलिनेशन आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में बैगिंग, टैगिंग और हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स थे वो इस तरह से थे। टॉल और शॉर्ट, टॉल और शॉर्ट में से टॉल डोमिनेंट और शॉर्ट रिसेसिव होता है। राउंड सीड और रिंकल्ड सीड में राउंड डोमिनेंट और रिंकल्ड सीड वाला रिसेसिव ट्रेट है। येलो सीड और ग्रीन सीड, ये सीड कोड का कलर है, कलर ऑफ सीड कोड या कलर ऑफ सीड कह सकते हैं। कलर ऑफ सीड येलो और ग्रीन। कलर ऑफ सीड कोट, सीड कवर का ग्रीन और वाइट। कलर ऑफ पॉड या पॉड शेप, फली का जो शेप है वो इन्फ्लेटेड होता है, फुल होता है, एक जैसा दिखता है वन एंड से दूसरे एंड तक, और दूसरे में ये कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है। ओके, पॉड कलर हो गया, फिर ग्रीन और येलो हो सकता है फली का कलर। और फ्लावर की पोजीशन एक्सियल होगी, या तो एक्सिस में होगी, लीफ के एक्सिस में फ्लावर ग्रो करेंगे, अराइज होंगे, या फिर टर्मिनल फ्लावर्स होंगे। तो ये भी एक कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट हो गया। 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स पर मेंडल ने काम किया और अपने 3 लॉज फार्मुलेट किए जिनको हम आगे पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, देखिए सिंगल जीन के इनहेरिटेंस पर जब स्टडी किया तो उन्होंने 2 लॉ दिए। फर्स्ट वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और जो थर्ड लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दैट वाज बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। तो हम पहले बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, मतलब एक जीन कैसे ऑफस्प्रिंग में नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होता है। इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कह सकते हैं। इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पी जनरेशन मतलब पेरेंटल जनरेशन, इसमें टॉल एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया। कैपिटल टी स्मॉल टी, देखो छोटा छोटा लिखा हुआ है इसके नीचे, टॉल प्लांट के नीचे कैपिटल टी है। इस टॉल प्लांट में जो गैमीट होगा वो गैमिट में एक ही कैपिटल टी आएगा, और शॉर्ट प्लांट में जो गैमिट बनेंगे उसमें सारे गैमिट एक जैसे होंगे और उसमें स्मॉल टी आएगा। F1 जनरेशन में जो प्लांट बनेगा वो हाइब्रिड प्लांट होगा, उसका जो जीनोटाइप होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये प्लांट फिनोटाइपिकली या दिखाई देने में ये टॉल होगा। जब इस टॉल प्लांट के पॉलन और इसके स्टिग्मा पर शेड किए गए या सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ क्रॉस कराया गया F1 जनरेशन के हाइब्रिड प्लांट में, तो हमें 4 डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मिले, या इसमें जीनोटाइपिकली 3 ही टाइप के थे। एक थे प्योर टॉल जिसका जीनोटाइप था कैपिटल टी। 2 प्लांट थे या जो 50% थे वो कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब हाइब्रिड टॉल, और 25% जो थे स्मॉल टी यानी ड्वार्फ प्लांट। सो 1:2:1 मिला, या ये कहें कि 3 जो येलो कलर में बॉक्स दिखा रखे हैं वो 3 टॉल मिले और एक ड्वार्फ मिला। सो फिनोटाइपिक रेशियो बोलेंगे 3:1, टॉल रेशियो शॉर्ट इज 3:1, और अगर जीनोटाइप देखें तो 1 प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड टॉल, रेशियो 1 शॉर्ट या ड्वार्फ। सो 1:2:1 इसको बोलेंगे हम जीनोटाइप रेशियो, और फिनोटाइप रेशियो इज 3:1। दिस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस या इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। इसके बेसिस पर मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, और मेंडल ने अपनी कुछ एजम्पशंस मानी जिसको लेकर के वो चले, टर्म्स मानी। उन प्रोपोजिशंस को देख लेते हैं पहले। मेंडल proposed that something was being stably passed down unchanged from parents to offspring through the gametes over successive generations, means पेरेंट से गैमेट में कोई ऐसी चीज़ है जो बिना चेंज किए जा रही है, पास ऑन हो रही है।
एंड मेंडल कॉल्ड दीज थिंग्स एज फैक्टर्स। बाद में हम उसको, आजकल हम उसको जीन्स बोलते हैं, मेंडल ने जीन्स को क्या बोला था? फैक्टर बोला था, कि फैक्टर ऐसी कोई चीज़ है, ही कुड नॉट प्रूव इट और सी इट एट दैट टाइम बिकॉज देयर वाज नो माइक्रोस्कोप और एनी टेक्निक। बट उसने मेंडल ने उस चीज़ को फैक्टर बोला। क्या बताया? फैक्टर्स ही हैं जो एक जनरेशन से, मतलब पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, अनचेंज्ड होते हैं, फैक्टर चेंज नहीं होते, वो एक पेरेंटल जनरेशन से ऑफ स्प्रिंग में या नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। ओके, जीन इज देयरफॉर आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। और उन्होंने बताया कि जीन ही इनहेरिटेंस की यूनिट है, सबसे छोटी जो यूनिट है इनहेरिटेंस की जीन्स है या फैक्टर है। जीन्स विच कोड फॉर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज अलील्स। एक जीन की दो फॉर्म होती हैं डिफरेंट, थोड़ा सा उनमें डिफरेंस होता है, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वन जीन आर कॉल्ड एलील्स। सो एलील को अगर डिफाइन करना पड़े, सो एलील्स क्या हैं? ये एक ही जीन की दो अलग अलग फॉर्म हैं जो स्लाइटली डिफरेंट है। सो ही कॉल्ड दैट देर आर टू फॉर्म्स ऑफ फैक्टर विच आर स्लाइटली डिफरेंट, दो फॉर्म्स होती हैं। ओके, सो जीन्स क्लियर हो गया। जीन या फैक्टर वो चीज़ हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? इनहेरिटेंस के लिए, फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग्स। और ये जो फैक्टर या जीन होता है, एक जीन के दो फॉर्म्स होती हैं। वैसे तो हम बाद में पढ़ेंगे कि मल्टीपल एलील्स भी होते हैं, एक जीन के मोर देन टू फॉर्म्स भी हो सकते हैं, मोर देन टू एलील्स भी होते हैं। बट अभी ये जाने कि एक जीन के दो एलील होते हैं या दो फॉर्म होती हैं जो स्लाइटली डिफरेंट होती हैं। ओके, अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए उन्होंने जीन को एक्सप्रेस करने के लिए। कैसे? कैपिटल लेटर्स यूज़ किए। ट्रेट एक्सप्रेस्ड एट F1 स्टेज। जो ट्रेट F1 पर एक्सप्रेस होता है, जिसको डोमिनेंट बोलते हैं, उसके लिए कैपिटल लेटर यूज़ किया। और जो ट्रेट F1 जनरेशन में रिसेसिव हो जाता है या एक्सप्रेस नहीं होता, उसके लिए उन्होंने स्मॉल लेटर यूज़ किया। सो T, कैपिटल T इज़ यूज फॉर टॉल, स्मॉल t is used for dwarf. Hence plant, the pair of alleles for height would be capital T capital T. टॉल प्लांट में ये कैपिटल T होगा और कैपिटल T स्मॉल t भी हो सकता है और स्मॉल t भी हो सकता है। मतलब दोनों एलील एक जैसे डोमिनेंट और दोनों एलील डिफरेंट होंगे, उनको बोलेंगे हेट्रोजाइगस। और दोनों एलील स्मॉल भी हो सकते हैं, उसको बोलेंगे होमोजाइगस रिसेसिव। इन ए ट्रू ब्रीडिंग टॉल ड्वार्फ वेराइटी, एलेलिक पेयर ऑफ जीन्स फॉर हाइट और आइडेंटिकल होमोजाइगस। एक जो ट्रू टॉल होगा, मैंने बताया ट्रू ब्रीडिंग लाइन मतलब जिसको 4-5 जनरेशन्स तक ग्रो करने से उसी हाइट का प्लांट मिलता है बार बार, तो उसको बोलेंगे ट्रू ब्रीडिंग लाइन। वो अगर टॉल है तो उसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए? कैपिटल T। और अगर वो जो होमोजाइगस बोलेंगे उसको, और अगर ट्रू ब्रीडिंग लाइन अगर ड्वार्फ वाली वेराइटी है तो प्लांट है, तो उसको एक्सप्रेस करेंगे स्मॉल t से। सो स्मॉल t इज होमोजाइगस ड्वार्फ, कैपिटल T इज होमोजाइगस टॉल। और अगर एक एक एलील दोनों का है, कैपिटल T स्मॉल t है, देन इट इज़ कॉल्ड हेट्रोजाइगस टॉल। हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप के एलील्स इसमें हैं, एक कैपिटल T है, एक स्मॉल t है। सो ये जो दोनों जो तीनों हम जीनोटाइप बताया, दिस इज फॉर हाइट ट्रेट। ट्रेट इज वन हाइट, उसके दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो गए, टॉल एंड ड्वार्फ, वो फिनोटाइप हो गए। ओके, ये अल्फ़ाबेट यूज किए उन्होंने फैक्टर्स को एक्सप्रेस करने के लिए। एक टर्म होती है टेस्ट क्रॉस, एक होता है बैक क्रॉस। अब ये समझिए, अगर टेस्ट क्रॉस का मतलब हुआ F1 हाइब्रिड जो हमें मिला, देखिए कैपिटल T टॉल, स्मॉल t ड्वार्फ, और उनके क्रॉस से हमें मिला कैपिटल T स्मॉल t, जो कि F1 हाइब्रिड बोलेंगे। अगर हम F1 हाइब्रिड प्लांट को क्रॉस कराएं रिसेसिव पेरेंट से,
यानी स्मॉल टी से, तो इस फिनोमिना को बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस एक टाइप का क्रॉस है जिसमें हेट्रोजाइगस जो F1 हाइब्रिड है, हेट्रोजाइगस F1 हाइब्रिड को होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस कराते हैं। मीन्स कैपिटल टी क्रॉस्ड विथ कैपिटल टी क्रॉस्ड विथ स्मॉल टी रिसेसिव पेरेंट्स, और इट इज़ यूज टू नो द जीनोटाइप ऑफ गिवन प्लांट और एनिमल। जो F1 हाइब्रिड है उसका जीनोटाइप जानने के लिए ये टेस्ट क्रॉस कराया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। मान लीजिए दो प्लांट हैं, हमने क्रॉस ब्रेड कराया और उससे एक नया प्लांट बना। अब वो प्लांट होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, ये कंफर्म करने के लिए, ये टेस्ट करने के लिए हम उसको होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस कराते हैं। और अगर उनके टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट 50% डोमिनेंट 50% रिसेसिव अगर आए, इसका मतलब वो जो F1 हाइब्रिड था वो हेट्रोजाइगस था। और अगर सारे ही डोमिनेंट आते हैं फिनोटाइप में, जो क्रॉस का रिजल्ट है टेस्ट क्रॉस का, तो इसका मतलब F1 हाइब्रिड वाज होमोजाइगस टॉल या होमोजाइगस डोमिनेंट। सो अननोन जीनोटाइप को जानने के लिए F1 हाइब्रिड के हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं। एक होता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब होता है F1 हाइब्रिड का किसी भी, वो जैसे अगर होमोजाइगस डोमिनेंट से कराएंगे तो उसको बैक क्रॉस बोलेंगे, और अगर होमोजाइगस रिसेसिव से कराएंगे तो उसको बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। और आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस भी बोलते हैं उसको। आउट क्रॉस डोमिनेंट से कराते हैं तब, और रिसेसिव से कराते हैं तो टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। सो दीज आर टर्मिनोलॉजीज। अब मेंडल का फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये तीन जो एजम्पशंस हैं वो 1 2 3 करके लर्न कर लेनी है, एकदम ऐसे कैसे, इन्हीं वर्डिंग्स में, विदाउट चेंजिंग। फर्स्ट, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब जीन्स। सो फर्स्ट इज ऑल कैरेक्टर्स in plants and animals, or say plants, Mendel worked on plant, are controlled by discrete units called factors. Second, factors occur in pairs. Or third point, in a similar pair of factors, one member of pair is dominant and other is recessive. Dissimilar pair of traits, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है तो एक कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी विल बी रिसेसिव। अब ये तीन जो एजम्पशंस हैं ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक लर्न हो जाने चाहिए। फर्स्ट बोलेंगे ऑल कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स और जीन्स। फैक्टर्स अकर इन पेयर्स, मतलब फैक्टर्स हमेशा दो होते हैं। एक प्लांट में एक ट्रेट के दो फैक्टर या दो एलील होंगे, हमेशा एक जीन के दो एलील होंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी या स्मॉल टी दो होंगे, तो पेयर में होते हैं फैक्टर्स हमेशा। तीसरी चीज़ क्या कहते हैं, अगर वो पेयर फैक्टर का डिसिमिलर है, मतलब एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो उनमें से एक कैपिटल वाला एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड लॉ, it is also based on inheritance of one gene, that is called law of segregation. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये क्या कहता है, द एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द एलील्स, बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन, दो वन ऑफ दीज इज नॉट सीन एट द F1 स्टेज। इसका क्या मतलब है, जो कैपिटल टी और स्मॉल टी दो फैक्टर हैं या दो एलील हैं, वो पेरेंटल जनरेशन में जैसे होमोजाइगस टॉल था, कैपिटल टी था, एक स्मॉल टी था, उनको क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में दोनों एक साथ आ गए, एक एक फैक्टर कैपिटल टी और स्मॉल टी, लेकिन वो दोनों ब्लेंड नहीं हुए, ब्लेंडिंग नहीं हुई उनकी, मतलब एक दूसरे को उन्होंने चेंज नहीं किया। एक्सप्रेस केवल कैपिटल टी वाला हो रहा है क्योंकि प्लांट टॉल है। स्मॉल टी का इफेक्ट F1 हाइब्रिड में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो प्रेजेंट है क्योंकि
F2 जनरेशन में जब F1 हाइब्रिड को सेल्फ क्रॉस कराया जाता है तो F2 जनरेशन में वो एक्सप्रेस हो जाता है रिसेसिव वाला। द पेरेंट्स कंटेन 2 एलील्स ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन। द फैक्टर्स और एलील्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट और सेपरेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट अ गैमेट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर्स। F1 हाइब्रिड में जब गैमिट फॉर्मेशन होता है तो गैमिट एक केवल एक ही फैक्टर को रिसीव करेगा, दूसरा फैक्टर दूसरे गैमिट में बनाएगा में जाएगा। सो F1 हाइब्रिड में 2 टाइप के गैमिट बनते हैं। इसका मतलब गैमिट कभी भी हाइब्रिड नहीं हो सकता है, वो प्योर होगा हमेशा। इसलिए इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा नाम भी है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स भी बोलते हैं इसको। बिकॉज F1 हाइब्रिड प्लांट में जब गैमिट फॉर्मेशन होता है तो हर एक गैमिट में एक ही फैक्टर एंटर करता है। होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस्ड ऑल गैमिट्स दैट आर सिमिलर, मतलब जिनमें सेम टाइप का एलील होगा। और जो हेट्रोजाइगस पेरेंट होंगे वो 2 टाइप के गैमिट बनाएंगे, 1 एलील विद इक्वल प्रोपोर्शन। आधे गैमिट जिनमें डोमिनेंट वाला एलील जाएगा और आधे गैमिट जिनमें रिसेसिव वाला जाएगा। सो दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में इसके जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही एक्सप्लेन करना है। अब आते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट इंटरेक्शन है जीन्स के बीच में, फैक्टर्स के बीच में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो इसको समझने के लिए पहले एक क्रॉस की तरफ देखिए। ये देखिए, मान लीजिए एक रेड फ्लावर प्लांट है, ये 4 o'clock मिराबिलिस जलापा प्लांट है। एक होता है वाइट फ्लावर वैरायटी होती है इसकी, वाइट फ्लावर में स्मॉल आर 2 एलील्स होते हैं, और रेड कलर फ्लावर में कैपिटल आर ये 2 एलील्स होते हैं। मतलब ये डोमिनेंट है, रेड फ्लावर वाला डोमिनेंट ट्रेट है और ये वाइट फ्लावर वाला रिसेसिव है। इन रेड और वाइट फ्लावर प्लांट को जब क्रॉस कराया गया तो रेड वाले में जो गैमिट बना कैपिटल आर बना और उसमें स्मॉल आर बना, गैमिट में एक ही एलील जाएगा। उनका जब क्रॉस हुआ तो कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया नए प्लांट में। F1 प्लांट में कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया। और इनमें जो फ्लावर का कलर था वो ना तो रेड था और ना ही वाइट था। कैसा कलर होगा? पिंक कलर होगा, जो कि इंटरमीडिएट कंडीशन है। मतलब रेड में अगर वाइट कलर मिक्स कर दें तो पिंक अपीयरेंस होगा। ठीक, F1 जनरेशन में रेड जो कि डोमिनेंट होता है वो पूरी तरह से डोमिनेट नहीं कर पाया, और इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। व्हेन द डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट कुड नॉट एक्सप्रेस itself completely, or intermediate trait is appeared in F1 plant, that is called incomplete dominance। और पिंक फ्लावर्ड प्लांट में जब सेल्फ कराया गया तो उसमें 3 टाइप के फ्लावर वाले प्लांट मिले। 25% कैपिटल आर मतलब रेड फ्लावर वाले थे। 50% जो हैं 2 पार्ट वो पिंक फ्लावर वाले प्लांट्स थे, और 25% जो एक पार्ट हैं वो या 1/4 हैं वो वाइट फ्लावर वाले प्लांट्स थे। सो इस क्रॉस के थ्रू हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर सकते हैं। अब इसका इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देखते हैं, होता क्या है ये। व्हेन अ क्रॉस बिटवीन 2 प्योर ब्रीड मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर इज डन फॉर 1 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, और वो 1 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है? रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर, मतलब कलर ऑफ फ्लावर, ये ट्रेट है। द F1 हाइब्रिड फिनोटाइप डज नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द 2 पेरेंट्स। F1 हाइब्रिड जो है वो ना तो रेड कलर का होता है ना ही वाइट का होता है, एंड वॉज इन बिटवीन द 2, और दोनों के बीच का ट्रेट अपीयर होता है, दैट इज पिंक। इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन, 4 o'clock प्लांट, मिराबिलिस जलापा, ये एग्जाम्पल हैं। इट्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और F2 जनरेशन में फिनोटाइप जो है वो 1:2:1 होता है, मतलब 3:1 होता है। मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 होना चाहिए और यहाँ होता है 1:2:1।
सो उससे थोड़ा अलग होता है। और जीनोटाइप रेशो भी 1:2:1 होता है, क्योंकि एक होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 हाइब्रिड और एक जो है होमोजाइगस रिसेसिव होता है। सो दिस इज फिनोमिना ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है क्वेश्चन में, सो यू विल फर्स्ट ड्रॉ दी क्रॉस, आप ये क्रॉस बना के बताएंगे और फिर इसके बेसिस पर एक्सप्लेन करेंगे कि पेरेंट होमोजाइगस पेरेंट्स का जब क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में हाइब्रिड जो प्लांट बने उनमें जो ट्रेट है वो दोनों में से किसी भी पेरेंट का ट्रेट एक्सप्रेस नहीं हुआ, इंटरमीडिएट ट्रेट एक्सप्रेस हुआ, और इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसी से मैच करता हुआ मिलता जुलता एक टर्म है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब होता है जब दो जीन एक साथ अगर किसी हाइब्रिड में आते हैं और दोनों ही अपना ट्रेट एक्सप्रेस कर देते हैं। को मतलब टुगेदर, डोमिनेंस मतलब डोमिनेट करना। जब दो अलील एक ही जीन के एक साथ प्रेजेंट होते हैं और दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। अब इसमें ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस का एग्जांपल दिया जाएगा। F1 रिजेंबल्स आइदर ऑफ द टू पेरेंट। अगर F1 प्लांट किसी एक पेरेंट से रिजेंबल करते हैं तो उस फिनोमेना को बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। जैसे टॉल और शॉर्ट हाइट वाले मेंडल के एक्सपेरिमेंट में था। F1 ऑस्प्रिंग वॉज इन बिटवीन ऑफ टू पेरेंट्स। अगर दोनों पेरेंट के में ट्रेट जो है उसके अगर इंटरमीडिएट कंडीशन अगर एक्सप्रेस होती है तो उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसे पीछे स्नैपड्रैगन फ्लावर में था। F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ द पेरेंट्स साइड बाय साइड। दोनों पेरेंट से रिजेंबल अगर करती है तो उसको बोलेंगे कोडोमिनेंस। सो कोडोमिनेंस इज व्हेन both the alleles of a gene express themselves independently. Best example of codominance is ABO blood grouping in man, human. ABO blood group मतलब ब्लड ग्रुप के टाइप्स होते हैं, A, B, AB और O, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो उसके लिए 3 अलील, एक जीन होता है I, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए या चारों ब्लड ग्रुप बनाने के लिए एक जीन आई रिस्पॉन्सिबल है। ठीक। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी हैज शुगर पॉलीमर दैट इज एंटीजन ऑन इट्स सरफेस दैट प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सरफेस एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय जीन आई। जीन आई एक शुगर को कंट्रोल करता है, एंटीजन बोलते हैं उसको, और वो आरबीसी के सरफेस पर प्रोट्रूड आउट होती है। द जीन आई हैज़ 3 एलील्स। इस एक जीन के जो कि ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है उसके 3 एलील होते हैं, आई ए, आई बी और आई स्मॉल। ये 3 एलील होते हैं। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी 2 एलील थे हाइट ट्रेट के लिए, वैसे ही ब्लड ग्रुप्स के लिए 3 एलील होते हैं आई जीन के, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। द एलील आई ए एंड आई बी अगर एक साथ किसी ह्यूमन बीइंग में होते हैं तो वो स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर बनाते हैं, वाइल अलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। और अगर दोनों अलील स्मॉल आई होते हैं तो उसमें कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं होती, मतलब एंटीजन नहीं होता। और आई ए, आई बी दोनों अगर अलील एक साथ होते हैं तो वो दोनों डोमिनेंट अलील हैं और दोनों ही स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर बनाते हैं, और उसको बोलेंगे ब्लड ग्रुप ए बी। Each person possess any 2 of the 3 alleles, IA, IB और स्मॉल आई। इन तीनों एलील में से कोई भी 2 हर एक आदमी में, हर एक पर्सन में होते हैं। और ये IA और IB दोनों डोमिनेंट एलील हैं और स्मॉल आई इज रिसेसिव एलील। व्हेन IA एंड IB प्रेजेंट टुगेदर, ये है जो कोडोमिनेंस की एक्चुअल बात कर रहे हैं हम। लास्ट सेंटेंस में देखिए, व्हेन IA एंड IB प्रेजेंट टुगेदर दे बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप ऑफ शुगर। वो अपनी अपनी दोनों शुगर बनाते हैं और इसीलिए इसको कहा जाता है कोडोमिनेंस। हेंस रेड ब्लड सेल्स RBCs हैव बोथ A एंड B टाइप ऑफ एंटीजन्स ऑन देयर सरफेस या शुगर। दोनों टाइप की शुगर बनती है। IA अलील एक शुगर बनाता है, IB दूसरी शुगर बनाता है, और अगर दोनों
ए बी ब्लड ग्रुप वाले में दोनों अगर प्रेजेंट हैं दे विल फॉर्म बोथ दी शुगर, सो इसको बोलेंगे कोडोमिनेंस। सो ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो कोडोमिनेंस को का इट्स ए गुड एग्जाम्पल। ये वही ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस है, ये ईजी है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। एक कॉन्सेप्ट होती है मल्टीपल अलील्स। मल्टीपल अलील्स मतलब कभी कभी, वैसे जनरली मैंने बताया एक जीन के 2 ही अलील होते हैं, बट कभी कभी मोर देन 2 अलील्स भी हो सकते हैं। उसके एग्जाम्पल है, एक तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जिसमें हमने अभी बात की, 3 अलील होते हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। देर आर मोर देन 2 मतलब 3 अलील्स दैट गवर्निंग द सेम कैरेक्टर, मतलब ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग। So, multiple allele is a term when for any trait there is more than 2 alleles. For a trait it is called multiple alleles. Skin color in human, that is also example of multiple alleles. एक से ज़्यादा alleles इसमें भी होते हैं। Starch synthesis in pea plant, ये भी एक एग्जाम्पल है। स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट, मटर में स्टार्च का बनना, वो भी कैपिटल बी और स्मॉल बी 2 एलील होते हैं, लेकिन डिफरेंट कॉम्पोजिशन में होने पर अलग एक जीन प्रोडक्ट एक्सप्रेस करते हैं। ये भी एक डिफरेंट फिनोमिना है। मल्टीपल एलील्स के बाद ये फिनोमिना, इसको कोशिश कीजिए समझने की कि 2 एलील स्टार्च सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार हैं, एक जीन के कैपिटल बी और स्मॉल बी। अगर दोनों कैपिटल बी होंगे तो लार्ज अमाउंट में स्टार्च बनेगा उस प्लांट में। कैपिटल बी अगर कंडीशन होगी तो स्टार्च सिंथेसाइज विल बी मोर इफेक्टिव, मतलब लार्ज स्टार्च ग्रेन्स बनेंगे। अगर स्मॉल बी अगर है तो सबसे कम स्टार्च बनेगा उसमें। और अगर कैपिटल बी स्मॉल बी है, मीन्स हेट्रोजाइगस है, तो सीड्स राउंड होंगे और वो उसमें स्टार्च ग्रेन्स जो हैं वो दोनों के बीच के साइज़ के बनेंगे। तो ये शो करता है कि दोनों एलील्स की इंटरेक्शन से जो जीन प्रोडक्ट है वो वेरी कर सकता है। अ सिंगल जीन प्रोडक्ट मे प्रोड्यूस मोर देन 1 इफेक्ट, एक से ज़्यादा इफेक्ट शो करते हैं। इफ स्टार्च साइज ग्रेन साइज इज कंसिडर्ड एज फिनोटाइप, देन फ्रॉम दिस angle the alleles show incomplete dominance. कैपिटल बी स्मॉल बी, ये 2 एलील्स डिफरेंट टाइप के स्टार्च ग्रेन्स बनाते हैं। अगर दोनों डोमिनेंट हैं लार्ज साइज बनेंगे, अगर दोनों हेट्रोजाइगस हैं मतलब दोनों डोमिनेंट और रिसेसिव एक साथ हैं तो वो इंटरमीडिएट साइज के स्टार्च ग्रेन्स बनेंगे और सीड जो है राउंड होगा। और अगर वो रिसेसिव है होमोजाइगस, स्मॉल बी है, तो वो जो सीड होगा वो रिंकल्ड होगा और उसके स्टार्च ग्रेन्स बहुत ही छोटे होंगे। ये एक स्पेशल फिनोमिना देखी जाती है, स्टार्च ग्रेन्स उसके पी सीड्स के अंदर स्टार्च के फॉर्म में, राइट। अब 2 जीन इनहेरिटेंस को हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। इसको 1-2 बार सुने। आई होप you could understand these terms effectively. Thank you.